अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दरमियान फ्यूल प्राइसेस में नया इजाफा। मगरबी एशिया क्राइसिस के दरमियान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे पर लीटर और डीजल 91 पैसे पर लीटर महंगा हो गया। आज से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 64 पैसे हो गए हैं, जबकि डीजल 91 रुपये 58 पैसे पर लीटर हो गया है। फ्यूल प्राइसेस में इस नए इजाफे से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और महंगाई में मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। मिडिल ईस्ट टेंशन्स का असर अब सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा। किरण रिजिजू का हारमोनी और हज वीडियोस पर बयान। कानून सबके लिए बराबर, हज को सियासत से दूर रखें। किरण रिजिजू ने कहा है कि हर हिंदुस्तानी को म्यूचुअल हारमोनी और को एक्सिस्टेंस को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे पॉलिटिशियन हो या सोशल एक्टिविस्ट, हर शख्स को कानून का एहतराम करना होगा। कानून सबके लिए बराबर है। हज मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ वायरल वीडियोस पर किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर कोई मसला हो तो सऊदी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया जाए, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके सियासी मुद्दा ना बनाया जाए। उनके मुताबिक हज पिलग्रिम्स ओवरऑल अरेंजमेंट से मुतमईन हैं और इस मामले को पॉलिटिकल गेममैनशिप के लिए उनसे यूज़ ना किया जाए। और किरण रिजिजू ने हारमोनी कानून की पाबंदी और जिम्मेदाराना रवैये पर भी जोर दिया। अगर नहीं समझे तो दूसरी तरीके से मैंने यही कहा कि हम लोग जितने भी जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हर एक भारतीय को आपस में तालमेल रहने के लिए हम टेंशन पैदा नहीं करना है। हम लोग सब एक दूसरे को मिल के रहना, लेकिन सबको कानून मानना ही पड़ेगा। कानून सबके लिए है। देखिए, मैं हज के बताऊं, हज को आज आप समझिए, मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर को उस दिन सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट को देखा, ये ठीक नहीं है। 2-3 नेता ने पोस्ट किए हैं हज को लेकर के। हज के लिए भारत सरकार ने जो भी समर्थन दिया है, आप सबको पता है कि हाजीज लोग खुश हैं। जो हज के लिए जाते हैं वो अपने पैसे से जाते हैं। भारत सरकार 1 रुपया हम हज के लिए पैसे नहीं देते हैं। हर मुसलमान जो हज के लिए जाते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने पैसे से जाते हैं, लेकिन व्यवस्था हम कर देते हैं और वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। हज का जो मैनेजमेंट है वो टूर ऑपरेटर हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सिक्योरिटी देते हैं, हम हेल्थ का पूरा सुविधा देते हैं और पूरा उनका जो प्रक्रिया है, यहाँ से हमारा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक और सऊदी अरब में मक्का मदीना में जो अरेंजमेंट है उसमें पूरा हमारा ऑफिसर्स लोग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब तो भारत से बाहर है। किसी ने वहाँ टॉयलेट और बाथरूम में पानी भर गया, ये वीडियो सर्कुलेट किया, तो आपको पता है हमारे जो ऑफिसर है कितना बात सुनना पड़ता है। वहाँ सऊदी अथॉरिटी ने कहा है कि अगर कोई बाथरूम में ब्लॉक हो गया, कोई सीवेज का प्रॉब्लम है, तो वो अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहिए कि मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो को सर्कुलेट करना चाहिए। वो इंडिया में सर्कुलेट करके क्या मिलेगा? समस्या सऊदी अरब में अगर है तो वहाँ अथॉरिटी तो होगा ना, जो वो नाला को, किचन को संभालने वाला जो भी अथॉरिटी है, उनके सामने में बात लेना चाहिए। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम जाकर के वहाँ किचन का काम करेंगे। वो सऊदी अरब है, वहाँ उनका अपना नियम कानून चलता है। जो भी नेता सऊदी अरब से हज रिलेटेड वीडियो को हिंदुस्तान में सर्कुलेट करते हैं, उनको नहीं मालूम, सऊदी अथॉरिटी बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको वहाँ रिपोर्ट करें। और जो विषय आया, मैंने तुरंत मीटिंग किया और ये पता चला। फ्यूल प्राइस हाइक पर पवन खेरा का मोदी पर तेज हमला।
आवाम को किस्तों में क्यों मार रहे हैं? पवन खेड़ा ने लगातार फ्यूल प्राइस हाइक पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि 5 दिन में दूसरी प्राइस हाइक हुई। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के सिटीजन्स को किस्तों में क्यों मारना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन पर पवन खेड़ा ने कहा है कि डॉग लवर्स और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स के दरमियान एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ ज़रूरी है। कांग्रेस ने फ्यूल प्राइसेस में इजाफे को आम आदमी पर महंगाई का एक और बोझ करार दिया। फ्यूल हाइक और स्ट्रे डॉग डिबेट पर सियासी और समाजी बहस और तेज हो गई। This second hike in 5 days, we just want to ask Mr. Narendra Modi, why do you want to kill the citizens of India in installments? Kill them once for all. Now the police crackdown on Namaz protesters. Bengal CM sends a big park circus message. He said people protesting over the curbs on Namaz and roads and anti-encroachment drives of. Are you surprised? This is what he had said before elections. This is what he's doing. Are you surprised? The question is this what the country wants? The question is this what Bengal wants? Is this what Bengal voted for? That's the question for every single Bengali to answer. Not me, not you. Let's talk about Uttar Pradesh now. These 5 encounters took place every day in Yogi rule. That's what the press release also states that 289 hardened criminals and 11,834 have been injured. Does he talk of Hathras? Does he talk of Unnao? Does he talk of Lakhimpur? Does he talk of the crimes against women? Does he talk about, after all these encounters, why are women not safe in the state? So obviously there is something not right with this data. The Supreme Court has refused to modify its November 2025 order to remove the stray dogs from public institutions. How do you respond to that? Well, in our society, there needs to be a balance. There are several claims, counterclaims. There needs to be a balance between all sides. And that's a challenge which India has always responded to very maturely. And I'm glad the Honorable Supreme Court is. डीके शिवकुमार ने तिरुमला में किए दर्शन। सुबह सवेरे लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल में दर्शन किए और डीके शिवकुमार ने श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल में सुबह सवेरे दर्शन किए और प्रेयर्स ऑफर की। कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने तिरुमला हिल श्राइन पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दरबार में हाजिरी दी और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। उनके इस दौरे को एक अहम रिलीजियस विजिट के तौर पर देखा जा रहा। तिरुमला में डीके शिवकुमार के पहुंचने पर भक्तों और सपोर्टर्स की तवज्जो देखी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला फिलहाल रोक दिया है। सऊदी अरबिया, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर प्लान अटैक को फिलहाल के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने कहा, मैंने सऊदी अरबिया, कतर, यूएई और गल्फ के कुछ दूसरे मुल्कों की रिक्वेस्ट पर ईरान पर अटैक को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है और उम्मीद है कि हमेशा के लिए रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गल्फ लीडर्स ने डिप्लोमेसी को एक और मौका देने की अपील की है। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स के दरमियान इस बयान ने एक नई डिप्लोमेटिक उम्मीद पैदा कर दी। We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Yeah. कर्नाटका गवर्नमेंट का मेगा साधना समावेशन। तुमाकुरू में 3 साल की तकमील का जश्न। सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि तुमाकुरू में मेगा
साधना समावेशा के अहतमाम किए जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया के मुताबिक कर्नाटका गवर्नमेंट अपने 3 साल मुकम्मल होने पर इस बड़े पब्लिक इवेंट के जरिए अपनी अचीवमेंट्स पेश करेगी। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट की स्कीम्स, डेवलपमेंट वर्क्स और पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया जाएगा। तमाकुरू में होने वाला ये मेगा इवेंट सियासी तौर पर भी खास अहमियत रखता है। ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇ 20ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಈ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದ್ಯತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 19ರಂದು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆದ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಇ-ಪೌತಿ, ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ, ಹೊಸ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1.40 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 662 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ गुवाहाटी साइंस सेंटर में ऑर्चिड और कैक्टस गार्डन का इफ्तिताह। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी को शोकेस किया गया। गुवाहाटी साइंस सेंटर ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर नया ऑर्चिड और कैक्टस गार्डन ओपन कर दिया। ये गार्डन नॉर्थ ईस्ट की रिच बायोडाइवर्सिटी को शोकेस करने के लिए तैयार किया गया। गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्चिड्स और कैक्टस प्लांट्स रखे गए जो रीजन की नेचुरल डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद लोगों को नेचर, साइंस और एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस देना। गुवाहाटी साइंस सेंटर का ये नया गार्डन विजिटर्स के लिए एक यूनिक अट्रैक्शन बन गया है। This is one of the first orchidarium and cactus house in National Science Museum centers across the country. And I'm very proud and very happy and congratulate the staff and scientists of this center for establishing this thing. Because this is a very important for Northeast, because Northeast is considered as the center of origin for so many plants and it's one of the richest in. आर्मी चीफ का स्मार्ट पावर फॉर्मूला, कुव्वत और स्ट्रैटेजिक विजडम से इंडिया का ग्लोबल विजन। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि इंडिया के लिए स्मार्ट पावर का मतलब नेशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रैटेजिक विजडम के साथ इस्तेमाल करना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, इंडिया के लिए स्मार्ट पावर का मतलब है नेशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रैटेजिक विजडम के साथ यूज़ करना ताकि पीस को सिक्योर किया जा सके, ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके और ग्लोबल एनवायरनमेंट को अपने फेवर में शेप किया जा सके। आर्मी चीफ के मुताबिक मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ का बैलेंस ही इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत बनाता है। स्मार्ट पावर को इंडिया के फ्यूचर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का की फॉर्मूला बताया गया।
फ्यूल प्राइस हाइक पर जेडीयू का रिएक्शन। दुनिया भर में इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। राजीव रंजन ने एक और फ्यूल प्राइस हाइक पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दुनिया भर में इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे, हमें भी कुछ मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जेडीयू का कहना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रेशर का असर फ्यूल प्राइसेस पर पड़ रहा। फ्यूल प्राइसेस में इजाफे के बाद आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ने का अंदेशा है। पश्चिम एशिया संकट का नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ा है। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अनेक संपन्न मुल्कों में भी आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं और पेट्रोलियम पदार्थों को काफी महंगी कीमतों पर लोग खरीदने के लिए बाध्य हुए हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिए, जो रणनीतिक जो निर्णय थे, उनका ये परिणाम है कि लंबे समय तक मूल्य वृद्धि का नुकसान भारतीय ग्राहकों को नहीं उठाना पड़ा। अब ये 2 चरणों में थोड़ी वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन जिस तरीके का ये अंतर्राष्ट्रीय संकट है, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को लेकर के परेशानियां बढ़ी हैं। जीडीपी के ग्रोथ रेट से लेकर महंगाई के आंकड़े, सब जो अनुमान है उसके हिसाब से अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भी तैयार होना होगा। त्विषा शर्मा केस पर किरण बेदी का बयान। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और क्राइम सीन सच सामने लाएंगे। किरण बेदी ने त्विषा शर्मा डेथ केस में पुलिस से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। किरण बेदी ने कहा कि पुलिस को तमाम एविडेंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी चाहिए। क्राइम सीन ही असल सच सामने लाएगा। उनका कहना है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एनालिसिस से ही वाक़ियत की हकीकत वाज़ेह होगी। त्विषा शर्मा केस में इंसाफ के लिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन पर जोर दिया जा रहा। ऐसे केसेस में पुलिस सारे सबूत ले, जिधर की भी जिसके फादर इन लॉज की तरफ से भी जो दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, और जो पेरेंट्स की एक्विजिशन है वो भी ले लें। और फोरेंसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑटोप्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड टेस्ट उसके सारे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एलिगेशंस को सब्सटैंशिएट करेंगे या रिबट करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल केसेस होते थे, हम सारे सबूत लेकर, एविडेंस का लेकर, अपनी असेसमेंट देके कोर्ट के सामने रख देते थे, कोर्ट के सामने रख देते थे कि कोर्ट जज करे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंक्लूजन इधर से भी नहीं निकलता, उधर से भी नहीं निकलता, तो हम अपनी फीलिंग बता सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं कि ये चीज ये रिबट कर रही है और ये चीज नहीं रिबट कर रही। प्लेस द एविडेंस as it is before the judge and the court and ask for a judicial verdict. It's very, very important. If you can't conclude conclusively कि इसमें accused कौन है और इसमें मुल्जिम कौन है. So best is collect both sides and come to the conclusion. Prosecution say ये evidence नहीं करता. So I think that would be fair enough. Give both sides a point because you and I cannot investigate in media. एंड वी डू नॉट नो कौन सी चीज घर के अंदर से निकली. और सबूत, अब इसके सबूत ये हैं क्या प्रायर प्रेपरेशन हो रही थी मेंटल टेंशन की, क्या डोमेस्टिक वायलेंस की मैसेजेस आ रहे थे. दैट शोज कि वो सुखी घर नहीं था, वो सुखी नहीं थी. तो ये है सबूत ट्रैकिंग के कि ये मेंटल अपनी तरफ सुसाइड की तरफ जा रही है या किसी ने उसको उकसाकर और उसमें खुद भी शामिल कर लिया. ये तो सारी सीन ऑफ क्राइम और सबूत बताएंगे. तो मेरा ख्याल व्हाट आई वुड लाइक टू डू, would do in such a cases, pick up all this kind of evidence, a build up towards it also. Now question is, did it actually happen? Did she hang or did somebody help her to hang? That's the scene of crime and the way she climbed up, etc. I think the state of mind is very, very important. ये बहुत बहुत important है. This is my feeling.
मनोज झा का गौतम अडानी पर तेज तनकीद। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की क्लीन चिट पर उठाए सवाल। मनोज झा ने गौतम अडानी को यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से मिली क्लीन चिट पर सख्त रिएक्शन दिया है। मनोज झा ने कहा, यही होता है जब पावरफुल लोग, अथॉरिटी और रिसोर्सेस आपके साथ खड़े होते हैं। आरजेडी एमपी के इस बयान ने अडानी केस को लेकर सियासी बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। ऑपोजिशन ने क्लीन चिट पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े सवालात उठाए हैं। क्या ही कहा जाए, सत्ता और संसाधन अगर आपके साथ हो, सत्ता और संसाधन के सबसे ऊंचे रसूखदार लोग अगर उनके साथ अगर आपकी गलबहियां हो तो देश के विदेश तक मैनेज हो जाता। शुवेंदु अधिकारी का फल्टा में रोड शो। रीपोल से पहले बीजेपी कैंडिडेट के हक में जोरदार कैंपेन। शुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा में बीजेपी कैंडिडेट की हिमायत में रोड शो किया है। रीपोल से पहले बीजेपी ने अपनी कैंपेन तेज कर दी है और रोड शो में काफ़ी सपोर्टर्स ने शिरकत की। शुवेंदु अधिकारी ने वोटर से अपील की कि वो बीजेपी कैंडिडेट को कामयाब बनाए। फाल्टा रीपोल से पहले सियासी गर्मागर्मी अपने उरूज पर है। गाड़ी में चढ़ो, अच्छा ना जाएगा नहीं, इधर से भी कैमरा आ जाएगा ना। स्टैंड है पे दोनों को लेवल पे लेके चलना। চলেন না পিছনে, চাকা লাগানো না দাদা, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, হবে না, আমি লাফি হবে। হ্যাঁ বলছিলাম अलवार में 8 माह के बच्चे को जहरीला सब्सटेंस पिलाया गया। मां पर संगीन इल्ज़ाम, बच्चे का ट्रीटमेंट जारी। अलवार से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां 8 महीने के बच्चे को एलिजिडली उसकी मां ने पॉइजनस सब्सटेंस पिला दिया। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे। मां पर संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात में मसरूफ़। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की हालत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही। ये वाक़या इलाक़े में शदीद तशवीश का सबब बन गया था। पुलिस कंट्रोल रूम भिवाड़ी, काव्य बच्ची की उम्र करीब 8 माह, वो जहरीला पदार्थ खिलाया जाकर यहाँ भर्ती हुई है। तो उसमें डॉक्टर को मेडिकल के लिए तहरीर दी गई। अब जैसी रिपोर्ट होगी आगे जांच की जाएगी। पिता ने बताया वही मेरी पत्नी ने दिया जाए, मौखिक रूप से बताया। उसका अब जांच की जाएगी, रिपोर्ट प्राप्त होगी, जैसा भी हो जांच से सामने आए। मेरी वाइफ है, उसने उसको एसिड पिलाया। कब पिलाया, क्या घटना? घटना यह थी कि मैं सुबह 6 बजे कंपनी निकल गया था, तो मेरी बहन का फोन आया था 3:30 बजे।
तो उसने बोला कि तुम्हारा बच्चा जो उसके काले होठ पर है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसने कुछ निगल लिया या कुछ खा लिया। मैंने चलो ठीक है, मैं कंपनी से आ रहा हूँ तुरंत। तो मैं वहां से कंपनी से चल दिया, तो वहां पे भिवाड़ी में जो सरकारी अस्पताल है उसमें दिखाया, उसमें जो उसने तो रेफर कर दिया, फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे। तो बच्चे की स्थिति तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने उसको देखा, खून की कमी भी लग रही है, डिस्ट्रेस भी है, मुंह में से खून भी आ रहा है, एसिड के कारण जला हुआ लग रहा है प्राथमिक रिपोर्ट में, जैसा कि पुलिस को उनके परिजनों ने बताया है। आगे कैसे तरह से ये घटना हुई, क्यों हुई, कौन सा एसिड पिलाया या कोई अन्य कोई केमिकल पिलाया, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमारे विषय नहीं है। हमारा केवल इलाज करने का संबंध है, और इस तरह के मरीज जो आते हैं, जो रूटीन मरीज नहीं है, उनको एमएलसी के लिए, मेडिको लीगल वर्क के लिए पुलिस को और मेडिकल जूरिस्ट को उचित कार्रवाई नियमानुसार करने के लिए रेफर कर देते हैं। वो उनका ग्रीवेंस है, उनका मैटर है। एसिड की वजह से शरीर अंदर से जल गया है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। अब कितने अंदर तक गया है, इसोफेगस में, खाने की नली में गया, फेफड़े की नली में गया, वो तो एंडोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी से पता लगा। पर बच्चे को मैंने अभी देखा, प्राथमिक दृष्टि से वो बहुत गंभीर लग रही है, सांस, उसको वेंटिलेटर लगा रखा, सीपैप, फिर उसके बाद भी उसको डिस्ट्रेस बहुत है, खून भी आ रहे हैं, पैनिक भी लग रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी है। अब कितने एरिया में बर्न हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कौन से वाइटल ऑर्गन उससे अफेक्टेड होंगे, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इन भविष्य में भी केमिकल्स की जो इंजरी के कारण कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे सांस की नली केमिकल से जो जल जाती है तो वो सुकर जाती है। कहने का मतलब ये सरवाइव करेगी। में कार में आग लगने का वाकया, महरौली बदरपुर रोड पर चलती कार जल उठी। दिल्ली की शदीद गर्मी के दरमियान महरौली बदरपुर रोड पर एक चलती कार अचानक आग की लपेट में आ गई। आई विटनेसेस के मुताबिक कार से पहले धुआं निकला, फिर देखते ही देखते गाड़ी ने आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड को फौरन कॉल किया गया और टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। तेज़ गर्मी और ओवर हीटिंग को इस हादसे की मुमकिन वजह बताया जा रहा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तेज हमला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुश्किल वक्त आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, टफ टाइम्स आर कमिंग। पीएम लोगों से कह रहे हैं कि बाहर मुल्कों में ना जाओ, लेकिन वो खुद पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने सरकार की पॉलिसीज और पीएम मोदी के फॉरेन विजिट्स पर सवाल उठाए हैं। सियासी माहौल गर्म है और इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।